गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनोज मिश्रा और मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं जो वीडियो हमारा है वो फर्स्ट ईयर क्लास का है, 11th क्लास का है, जिसमें हम गद्य खंड से जो आपका दूसरा अध्याय है नमक का दरोगा हम आपको पढ़ा चुके हैं मुंशी प्रेमचंद जी का, उसका सारांश बता चुके हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बात कर चुके हैं। आज हमारा जो दूसरा अध्याय है गद्य खंड से वो है मियां नसीरुद्दीन, और इस की लेखिका जो है वो कृष्णा सोबती जी हैं। कृष्णा सोबती नाम आपने सुना होगा, बहुत ही चर्चित नाम है, बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हैं, कहानी संग्रह की, कथा संग्रह की और उपन्यास काल की, आधुनिक काल की यह लेखिका हैं, आधुनिक काल की लेखिकाओं में शुमार हैं, सर्वोपरि हैं। और इनकी रचनाएं आज हमारे जो है देश में या हमारे समाज में, हिंदी साहित्य में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान कर रही हैं, इसलिए क्योंकि इनकी रचनाएं सामाजिक चेतना से प्रधान है। जो केंद्र रहा है रचनाओं का, जो केंद्र भाव रहा है वो सामाजिक चेतना रहा है। ये सामाजिक चेतना पर ही इन्होंने जो है अपनी लेखनी चलाई है। और कहा जाए तो एक तरीके से कि सामाजिक विडंबना को देख करके, नारी जाति के प्रति अपमान को देख करके अनेक प्रकार से दुखित होती थी, बहुत भावुक हृदया थी, और इन्होंने स्वच्छंद रूप से अपनी लेखनी चलाई, अपनी रचनाएं लिखी, और आज वह रचनाएं प्रकाशित हैं। और उस इनकी रचनाओं पर ही इन्हें हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ भी मिल चुका है 2017 में। तो आइए इनके जन्म विषय में, जन्म जीवन परिचय किससे संबंधित कुछ बातें जानते हैं। लेखिका का जन्म जो है, कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 ईस्वी में हुआ था, जो कि कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने पाठ्य पुस्तक में गलत भी लिखा हुआ है, जहां पर 25 जनवरी लिखा हुआ है, 25 जनवरी 1925, ये पूर्णतः गलत है। इनका जन्म 18 फरवरी सन 1925 यानी 1925 को हुआ था। कहां पर हुआ था? वो स्थान है पश्चिमी पंजाब, जो कि अब वर्तमान समय में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो वो पाकिस्तान में है। लेकिन जिस समय विभाजन हुआ उस समय ये लोग जो है, इनके परिवार के सदस्य सब आकर के दिल्ली में बस गए, इसीलिए इनका अस्थायी निवास दिल्ली है। इनकी शिक्षाएं, कुछ शिक्षाएं लाहौर में हुई, लाहौर के बाद इन्होंने दिल्ली में शिक्षा प्राप्त की, फिर शिमला में शिक्षा प्राप्त की, और अपनी शिक्षा के द्वारा ही ये प्रौढ़ शिक्षा विभाग में अधिकारी भी रही। और वहां से जब इनको सेवानिवृत्ति मिली तो सेवानिवृत्ति के बाद में इन्होंने दिल्ली में अपने निज निवास स्थान पर रह करके और स्वच्छंद रूप से लिखना प्रारंभ किया। और आज इनकी रचनाएं आधुनिक काल की लेखिकाओं में जो है सर्वोपरि मानी जाती हैं। आइए इनकी कुछ रचनाएं हम देखते हैं। उपन्यास इन्होंने लिखा, उपन्यास में इनका उपन्यास जो था जिंदगी नामा 1979 में 1979 में लिखा गया। दिलो दानिश जो कि 1993 यानी 1993 में लिखा गया। समय सरगम अगला उपन्यास था जो कि 2000 यानी 2000 में लिखा गया। ए लड़की, ये भी एक इनका उपन्यास है जो कि 1991 यानी 1991 में लिखा गया। कहानी संग्रह भी इन्होंने लिखा, बादलों के घेरे में 1980 में लिखा, तीन पहाड़ 1968 में लिखा, यारों के यार 1968 में लिखा, डार से बिछड़ी 1958 में लिखा, मित्रों मर जानी 1967 में लिखा, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में लिखा। उसके बाद कुछ शब्द चित्र संस्मरण है, शब्द चित्र संस्मरण है जिसमें हम हसमत, शब्दों के आलोक में, मार्फत दिल्ली और लेखक का जनतंत्र, लेखक का जनतंत्र, ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। ये मार्फत दिल्ली और लेखक का जनतंत्र यानी 92 वर्ष की अवस्था में इन्होंने दोनों ये रचनाएं की हैं। 2018 में दोनों रचनाएं इनकी प्रकाशित हुई हैं। ये शब्द चित्र है यानी संस्मरण है, कुछ यादें हैं जो इन्होंने की। और जो पाठ हमारा है, जो अध्याय हमारा है, चैप्टर हमारा है मियां नसीरुद्दीन, मियां नसीरुद्दीन जो कि इनका शब्द चित्र या संस्मरण है हम हसमत, इसके इसी से जो है उद्धृत है, इसी से लिया गया है। इसके हम हसमत के 3 भाग हैं, इसी भाग से मियां नसीरुद्दीन को लिया गया है जो कि हम अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अनेक प्रकार के पुरस्कार भी इनको मिले, तो कुछ चर्चा इनके पुरस्कारों पर भी की जाए।
ये रचना एक बार आप फिर से देख लीजिए। जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, ए लड़की, बादलों की घेरे में, तिल पहाड़, यारों के यार, डार से बिछड़ी, मित्रों मर जानी, सूरजमुखी अंधेरे की, शब्द चित्र संस्मरण जो है, हम हसमत शब्दों के आलोक में, मार्फत दिल्ली, लेखक का जनतंत्र, ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। अब आइए हम जो है इनको जो पुरस्कार प्राप्त हुआ उस पुरस्कारों पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से पुरस्कार इनको मिले। तो आइए उस पुरस्कार पर चर्चा करते हैं, इसको मिटाते हैं। सबसे पहला पुरस्कार इनको 1981 में मिला, जिसका नाम था शिरोमणि पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार इनको 1982 में मिला, जिसका नाम था हिंदी अकादमी। तीसरा पुरस्कार इनको 1999 में मिला, जिसका नाम था कच्छा चूड़ामणि। और उसके बाद में फिर इनको 2000 और 2001 में, यानी 2000 और 2001 में पुरस्कार मिला, जिसका नाम था सलाका पुरस्कार। उसके बाद में फिर इनको 1980 में ही जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी रचना थी जो जिंदगी नामा थी, उसी पर ही मिला था। क्या नाम था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और 2017 में इनको हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला, जिसे हम कहते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, जो कि इनको मिला 2017 में। और यह जब से शुरुआत हुआ था, 1965 में शुरुआत हुआ था इसकी ज्ञानपीठ पुरस्कार की, साहित्य के क्षेत्र में देने के लिए। और सबसे पहला पुरस्कार शायद मलयालम के कोई थे, संघ घोष, उनको मिला था। और इनको 2017 में 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो कि हिंदी साहित्य का या साहित्य क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। जिस प्रकार से हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ है भारत रत्न, ठीक है, उसी प्रकार से हिंदी का यह ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ रचना पर दी जाती है साहित्य के विषय में। अब आइए बात करते हैं कि इनकी भाषा कैसी थी, साहित्यिक विशेषताएं कैसी थी। तो उस साहित्यिक विशेषताओं पर चर्चा देखा जाए तो इनकी जो रचना थी, वो पूरी रचनाएं, जो भी आप चाहे इनका उपन्यास ले लीजिए, चाहे निबंध कहानी संग्रह ले लीजिए, चाहे शब्द चित्र या संस्मरण ले लीजिए, हर रचनाओं में आत्मीयता का भाव है। और प्रत्येक रचनाओं में आत्मीयता देखी जाती है, यानी आम व्यक्ति के जीवन से जुड़े समस्याओं, परिस्थितियों और सामाजिक विडंबनाओं को ध्यान में रख करके उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। और उन रचनाओं के माध्यम से लोगों के प्रति सहजता, प्रेम, आत्मीयता का भाव झलकता है। रचनाओं के माध्यम इन्होंने अपनी रचनाओं में अनेक भाषाओं का सहज एवं सरल रूप प्रस्तुत किया है। हिंदी भी प्रयोग किया है, पंजाबी भी प्रयोग किया है, गुजराती भाषा का भी प्रयोग किया है, यानी भाषाओं को सरल एवं सहज रूप में प्रस्तुत किया है। और इसी से इनकी रचनाएं आज सर्वोपरि हैं, श्रेष्ठ हैं। और जो हम पढ़ने वाले हैं, मियां नसीरुद्दीन एक खानदाई नानबाई हैं, और ये 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते हैं। वो नानबाई जो उस पे भट्टी पे रोटी बनती है, वो रोटी बनाना जानते हैं। इनके दादा जो वालिद थे, परदादा कल्लन साहब, उनके जो पुत्र थे
मियाँ बरकत अली, और बरकत अली के बाद मियाँ नसीरुद्दीन है। यानी ये इनके खानदानी ये पेशा था कि ये रोटियां बनाते थे और अनेक प्रकार की रोटियां बनाने में जो है माहिर थे, खासकर रुमाली रोटी जो बहुत पतली होती है, लंबी होती है। तो ऐसे अनेक प्रकार की इनसे इनकी वार्ता होती है, और वार्ता में जैसे होता है ना कि अनेक प्रकार के सामाजिक लोग, अनेक प्रकार के हुनरमंद लोग जो कि समाज में होते हैं, इनकी मुलाकात एक नानबाई से होती है, जो कि अपने जमाने के बहुत बड़े खानदानी नानबाई हैं, रोटी बनाने वाले हैं। और उनसे चर्चा होती है कि आपने ये हुनर सीखा कहाँ से, कैसे आपको ये हुनर प्राप्त हुआ, और क्या और कोई यहाँ जो है मतलब नानबाई का काम करता है। तो मियाँ नसीरुद्दीन अपने अंदाज में, अपने बेरुखी अंदाज में सारी बातें कृष्णा सोबती से बताते हैं। और उसके बाद में उससे कहानी में बहुत ज़्यादा विशेष वो नहीं है, बट लेकिन यह है कि कहानी में उनके तरीके, बताने के तरीके, उनका अंदाज, उनका नज़रिया, और जिस तरीके से उन्होंने सीखा, खानदानी जो पेशा चला आया कि बादशाहों के ज़माने में भी उनके दादा परदादा रोटियां बनाते थे और अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते थे। एक बार किसी बादशाह ने कहा भी था कि मियाँ कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से पके, और ऐसी चीज इनके जो है पूर्वजों ने बना करके उनको खिलाई और उसकी तारीफ हुई। तो ये अध्याय है जिसमें नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व के विषय में, उनके रुचि के विषय में और उनके पेशे के विषय में बताया गया है, जो कि जो रचना थी इनकी हम हसमत उससे उद्धृत है। तो इस पाठ पर हम चर्चा करेंगे। पाठ का जो सार था वो मैंने प्रस्तुत किया आपके सामने, बहुत विशेष सार इसका नहीं है, लेकिन एक बार इस पाठ को हम पढ़ेंगे। 2 भाग में आपको इसका वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। पहले अध्याय में आधा पढ़ेंगे और उसका सार बताते हुए चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी उस अध्याय को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका सारांश है नहीं, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि उसको पुस्तक से पढ़ूं और हम पढ़ें, आप भी सुने और उसको समझाते हुए चलें। इसी तरीके से आपको पूरा अध्याय कंप्लीट कराएंगे। ये वीडियो यहीं तक है, इसमें कहीं भी आपको प्रश्न होगा तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट भाग अगला हम आपको प्रकाशित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।